जनरल स्टडी की क्लास है अपनी। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका फर्टिलाइजर है, ये जिसको आप उर्वरक बोलते हैं। और ये जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, ये क्यों जरूरी है इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स मैंने कल आपको समझा दिया था, है ना। क्या होता है ये अपन लोग काफी कुछ पॉइंट जब हम सॉइल पढ़ रहे थे तभी हमने देख लिए थे। अब कितने तरह के फर्टिलाइजर होते हैं और हर फर्टिलाइजर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम किसी एक विशेष उर्वरक को खेतों में या मिट्टियों में डालते हैं, वो उद्देश्य यहाँ हम देखेंगे। और यही पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है, बीज एवं खाद, गुणवत्ता और आपूर्ति, है ना। तो उसी के संदर्भ में हम इस सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अभी क्या होता है देखेंगे, फिर इनकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका सप्लाई कैसे अफेक्ट होता है ना। तो जब आप इंडस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया में या मध्य प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि काफी सारे उर्वरक उद्योग है हमारे पास, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है जहां पर फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारे पॉइंट हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट तो फर्टिलाइजर्स के बारे में है। जब हम फर्टिलाइजर्स पढ़ लेंगे, इसके अलावा फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा इरिगेशन, तो कि प्रोबेबली इस पूरे चैप्टर का ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पॉइंट होगा। चलिए, तो फर्टिलाइजर में मैंने आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन वगैरह लिखवा दिया था कि कुछ भी नहीं लिखवाया था? हिंदी मीडियम में केवल 2 ही लाइन लिखवाई थी आप। चलिए ठीक है। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग पंजाब में होता है, ये पॉइंट लिखवा दिया था, है ना। दूसरा स्टेट हरियाणा है। बता दिया। इंग्लिश में ब्लू बेबी सिंड्रोम भी करवा दीजिए। हाँ, नाइट्रेट की वजह से, नाइट्रेट की जब मात्रा पानी में अधिक हो जाती है जल में, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ब्लड ब्लू हो जाता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर फसल उत्पादन में ऐसे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें नाइट्रेट का परसेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये डेंजरस होता है। अभी आप करंट अफेयर्स में अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, अगर आपने लेवलान केस पढ़ा है, ठीक है ना। लेबनान की राजधानी बैरूत में जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट में जिस पदार्थ का विस्फोट एक्सप्लोजन हुआ है, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट अलग चीज है, ठीक है, ये नाइट्रेट है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। और आप चूंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो है केस स्टडी वाला सेक्शन भी अब तो खैर एलिमिनेट हो गया है, पहले था। तो ये जो केस हुआ है इसको भी पढ़ लीजिएगा, करंट में ये काम आएगा आपके आगे। चलिए, तो आगे लिखेंगे उर्वरक के प्रकार है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, हेडिंग है। हम कल क्लास लेंगे नई शिक्षा नीति की। हाँ, कल सैटरडे ना, कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्लास है, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक के प्रकार। तो अगर उर्वरक के प्रकारों की बात करें तो बेसिकली हम कोई एक प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं डालता है, अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार के उर्वरकों को डाला जाता है। और बेसिकली हम 5 तरह के फर्टिलाइजर जनरली देखते हैं। क्या है, मैं बोर्ड पर लिख दे रही हूँ, साथ साथ आप भी लिखते चलिए, फिर समझाती हूँ। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। इंग्लिश मीडियम में भी लिखते चलिएगा, बोलती जा रही हूँ मैं, लिख नहीं रही हूँ, हिंदी मीडियम में लिख दे रही हूँ। नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। फिर है पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर। सीधा सा मतलब है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, जिसको हम एन बोलते हैं, तो वो नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरक हो गए, पोटेशियम बेस्ड उर्वरक। फास्फोरस उर्वरक। फिर एक होते हैं मिश्रित या मिक्स्ड उर्वरक।
मिक्स्ड फर्टिलाइजर। और सबसे लास्ट में जिनकी अभी काफी ज्यादा जरूरत है, जैविक उर्वरक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये 5 तरह के फर्टिलाइजर हैं। कभी पूछ ले 3 नंबर में उर्वरकों के प्रकार, तो ये 5 पॉइंट आप लिख देना। पहला है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस, फोर्थ है मिक्स या मिश्रित, और फिफ्थ है ऑर्गेनिक या जैविक। मैम जी मैम, जैसे 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर लिखिए, तो उसमें इनके टाइप्स लिखना है और उनके बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर में सिर्फ 5 प्रकार लिख के छोड़ देना। अगर 5 में से 1-2 याद नहीं आ रहा है तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा है साफ साफ कि 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 1 से 2 लाइन लिखनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसलिए अपने को कितना भी आप लिख दोगे आपको नंबर तो उतने ही मिलेंगे, 3 से ज्यादा तो दे नहीं सकता वो। 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई 3 पॉइंट लिख दोगे ना, NPK लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, बाकी ये 2। चलिए लिखिएगा आगे। सबसे पहला है नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। पहले हेडिंग है नाइट्रोजन उर्वरक। इसमें लिखते चलिए, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। मुख्यतः नाइट्रोजन, अगर आपको पूरा नाइट्रोजन नहीं लिखना है तो सिर्फ N लिख के छोड़ दो। मुख्य तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है। लिखेंगे नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ दिस फर्टिलाइजर। मेन एलिमेंट ऑफ दिस फर्टिलाइजर, मुख्य तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रमुख नाइट्रोजन यौगिक निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फॉलोइंग। कंपाउंड्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम, मतलब मॉलिक्यूल से बनते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, है ना। जैसे नाइट्रोजन में सिर्फ N है, कंपाउंड में और फिर मिक्सचर में इनकी संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, लिखेंगे आगे कौन कौन सा है। सबसे पहले यूरिया 46%। कौन कौन से कंपाउंड है, तो पहला है यूरिया। आपने कई बार सुना होगा खेतों में यूरिया डलता है। यूरिया ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें नाइट्रोजन 46% नाइट्रोजन होता है। जो यूरिया खाद आप यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। दूसरा है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें लिखेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित होता है। थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, लेकिन नंबर यहीं से मिलेंगे। सबसे पहला कंपाउंड है यूरिया, और यूरिया जब बनता है तो उसमें 46% सिर्फ नाइट्रोजन होता है।
इसके अलावा चूना होता है, राख वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन फिर दूसरा जो है यौगिक है वो अमोनियम सल्फेट, जो कि खुद एक फर्टिलाइजर है। अब ये जो अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कैल्शियम नाइट्रेट। तीसरा कंपाउंड है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्मूले में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होंगे और उनको केमिस्ट्री का इतना समझ नहीं आ सकता, इसलिए नाम लिख लो सीधा सीधा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैल्शियम नाइट्रेट में लिखेंगे यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। यह है नाइट्रोजन का सबसे अच्छा, इट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर ऑफ नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन, बेस्ट फर्टिलाइजर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। जो बाजार में नॉर्वेजियन सॉल्ट पीपर, जो बाजार में नॉर्वेजियन सॉल्ट पीपर के नाम से मिलता है, which is available in the market. Title of Norwegian salt pepper available in the market. किस टाइटल से मिलता है? नॉर्वेजियन सॉल्ट पीपर। नॉर्वेजियन सॉल्ट पीपर के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। कौन सा? खास कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब है जिनमें नाइट्रोजन किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल है। देखिए, अकेला नाइट्रोजन कोई फर्टिलाइजर नहीं हो सकता, इसमें काफी चीजों का जो है मिक्सअप किया जाता है। तो इनमें क्या क्या मिला हुआ है वो हमने देखा। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा क्या जो है फर्टिलाइजर है वो कैल्शियम नाइट्रेट है, और ये इसे जनरली लोग नॉर्वेजियन सॉल्ट पेपर के नाम से जानते हैं। जो लोग किसान बैकग्राउंड से होंगे, है ना, एक खेती में हाथ बटाते होंगे अपने घर में, उन लोगों ने सुना होगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर, पी। पोटेशियम को तो के से डोनेट, हाँ सॉरी, के से डिनोट करते हैं, फास्फोरेट को पी से करते हैं। ठीक है, एनपीके पॉपुलरली हम ये जानते हैं। ठीक है, तो ये ओके, लिख लीजिए इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। लिखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर, प्रमुख यौगिक एवं उर्वरक। इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स एंड कंपाउंड्स आर, प्रमुख यौगिक एंड उर्वरक। लिखते चलिए किस किस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट,
पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, जब बाजार में अगर आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि कोई पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर चाहिए, तो इतने फर्टिलाइजर आपको रेंजेस रहेंगी। ठीक है, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सॉइल। अब लिखेंगे आगे फास्फोरस उर्वरक, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर। फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर में वही सेम है। इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं इसके, या कंपाउंड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो ऊपर हेडिंग डाली थी ना, इसमें वो इसमें भी डालनी है, प्रमुख यौगिक एवं उर्वरक। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं इसके, लिखिएगा। सुपर फास्फेट, लाइम, लाइम मतलब चूना, सुपर फास्फेट, लाइम ब्रैकेट में चूना। इस वाला आपने क्या बोला? लाइम, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, ये सब फर्टिलाइजर्स के नाम है। ठीक है, जनरली ये जो सुपर फास्फेट है इसको बेसिकली बोन से बनाया जाता है, हड्डियों से। ठीक है ना, जो बोन्स होती है उनको चूरा बना के उससे बनता है सुपर फास्फेट। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सुपर फास्फेट जनरली का मेन कंपाउंड है बोन्स पाउडर, हड्डियों का चूरा। अब ये बोन्स कौन सी होंगी, तो ज्यादातर एनिमल बोन्स होती हैं। ठीक है, उससे ये फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइएगा मिक्स्ड फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक। मिक्स्ड फर्टिलाइजर या मिश्रित उर्वरक, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अभी तक मैंने आपको जो एनपीके बताए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो अपने पढ़े हैं, उनमें हमने हमेशा क्या लिया है कि नाइट्रोजन मेन है, बाकी कुछ अदर है, पोटेशियम मेन है, बाकी अदर है, फास्फोरस मेन है, बाकी अदर है। मिश्रित में क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें पोटेशियम भी हो सकता है, उसमें फास्फोरस भी हो सकता है। मतलब एक से अधिक जो मेन फर्टिलाइजर है उनको मिक्स करके बनाया जाने वाला क्या कहलाता है, मिश्रित फर्टिलाइजर। इनको भी दूसरी चीजों के साथ मिलाकर बनाया गया है, लेकिन ये इन दोनों में से नहीं है। ठीक है ना, तो इन तीनों को आपस में मिलाकर जो नया फर्टिलाइजर तैयार करते हैं उसे जिसे आप मिश्रित फर्टिलाइजर बोलते हैं। लिख लीजिएगा, इस प्रकार के उर्वरकों में एक से अधिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार के उर्वरकों में एक से अधिक पदार्थ पाए जाते हैं। लिखेंगे दीज फर्टिलाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन वन एलिमेंट। These fertilizer constitute more than one element. एक से अधिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो पदार्थ? एग्जाम्पल सच एज, उदाहरण स्वरूप अमोनियम सुपरफास्फेट, उदाहरण स्वरूप अमोनियम। अब अमोनिया तो नाइट्रोजन का घटक है, लेकिन उसमें फास्फेट भी मिला दिया तो सुपरफास्फेट, दो चीज हो गई अमोनियम सुपरफास्फेट। अमोनियम सुपरफास्फेट, अमोनियम फास्फोरस, हमें अमोनियम सुपरफास्फेट, फिर है अमोनियम फास्फोरस,
ठीक, बस इतना ही। नेक्स्ट जाओ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक। लास्ट है हमारा जैविक उर्वरक। ओके, तो जैविक उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने 4 पढ़े हैं वो बेसिकली एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। और ज्यादा अगर इनका हम उपयोग करते हैं तो ये फसल के लिए तो जो क्विक प्रोडक्शन है उसको तो इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ये धीरे धीरे परमानेंटली सॉइल को भी डैमेज कर देते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सीड्स है उनको भी डैमेज करते हैं, जिससे कि जो लाइफ है या जो जीवन है, चाहे वो इंसान हो या जीव जंतु, पशु पक्षी हो, सभी के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज का जो सिनेरियो है, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का हर वो देश जहाँ कृषि होती है वो ज्यादातर अपनी पॉलिसीज में इस बात को ध्यान देते हैं कि वहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बढ़े, किसान मोटिवेट हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। किस प्रक्रिया से बनते हैं? नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया से बनते हैं, जिनमें केमिकल का ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। और ये भविष्य, इसको हम भविष्य का उर्वरक बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए ज्यादातर एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो कृषि के फसल उगाने के पश्चात जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, भूसा वगैरह, उसको सड़ाकर उपयोग करते हैं। कृषि अपशिष्ट, इसमें फिर जंतु अपशिष्ट, एनिमल वेस्ट। ठीक है, इन सब चीजों का एनिमल वेस्ट में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गोबर है ना, गोबर के अलावा यूरिन जो होती है, जो एनिमल यूरिन वगैरह, उसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो घास या जो भूसा वगैरह है उसका प्रयोग करते हैं, सड़ी गली पत्तियां। इसमें प्लांट वेस्ट भी आ जाएगा, है ना, जो वन वगैरह क्षेत्रों में है, तो प्लांट या जो है इसको पौधों के अपशिष्ट। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है जो नेचुरली डिकम्पोज भी हो जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत है ना। इसके अंतर्गत आप जो है, जैसे प्लांट में आपने कई बार सुना होगा नीम का प्रयोग किया जाता है ना। नीम का जो है, नीम कोटेड यूरिया आता है, उससे जो पेस्ट होते हैं ना, कीड़े वगैरह खेतों में लग जाते हैं, वो मर जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि घरों में जनरली, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें अनाज भरा होता है, उसको कीटों से बचाने के लिए उसमें नीम की डंडियां और पत्तियां रख दी जाती हैं। तो वैसे ही नीम कोटेड यूरिया वगैरह भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ही आता है। तो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं ये, और भविष्य में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसलिए गवर्नमेंट इस पर काफी फोकस करती है। देख लीजिए मैम, ये मैन्योर कहलाते हैं या उससे डिफरेंट है? ये मैन्योर में ही आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और बाकी वेस्ट से बनते हैं। लिख लीजिएगा, भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखते हुए भूमि की उर्वरता को टिकाऊ, भूमि की उर्वरता, उर्वरता मतलब फर्टिलिटी, को
टिकाऊ, 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 बनाए रखते हुए, सतत फसल उत्पादन के लिए, सतत फसल उत्पादन के लिए, कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक तत्वों को, कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक तत्वों को पहचान कर उनसे, प्राकृतिक तत्वों को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं, पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं, जिन्हें जैविक उर्वरक कहा जाता है, जिन्हें जैविक उर्वरक कहा जाता है। इनका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों से या जैविक पदार्थों से किया जाता है। इनका निर्माण जैविक पदार्थों से किया जाता है। उदाहरण के लिए पौधों के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, पौधों के अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गोबर, गोबर, पशुमूत्र, पशुमूत्र, इत्यादि। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिराइव्ड फ्रॉम organic fertilizer are derived from animal matter, comma, animal excreta, excreta मतलब जैसा हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है ना, उत्सर्जन, एनिमल एक्सक्रिएटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा काउ डंक, यूरिन, एनिमल एक्सक्रिएटा, ब्रैकेट में काउ डंक, यूरिन, एंड वेजिटेबल मैटर,
और ब्रैकेट में एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट भी लिख लिया, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, तो जितने भी तरह के मैन्योर्स हो सकते हैं या कोई प्लांट एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। एनिमल मैन्योर्स लिख लिया है आई थिंक अपन ने। चलिए, तो इस तरह से क्या बनता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है और ये जरूरी है फॉर द एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। देखेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, very important for agriculture sustainability. Okay. चलिए, तो आई थिंक ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो कोई भी। कोई डाउट है यहाँ पर? आपने आवाज फास्फोरस बताया था, इसे हड्डियों से बनाया जाता है, कैसे और जो इसको एनिमल कैसे करते हैं? हाँ, जो फर्टिलाइजर्स आपको घर में नहीं बनाना पड़ता, बोरियों में मिलता है मार्केट में। तो जो एनिमल बोन्स होती हैं, है ना, जानवर मर जाते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनको मशीन से चूरा तैयार किया जाता है पीस कर और उसको फिर मिलाया जाता है। तो मेन इंग्रेडिएंट बोन्स होती हैं, विशेषकर जानवरों की हड्डियां। ठीक है, उसी से बनता है। ओके। ओके, और कोई? चलिए, तो फिर अपन आगे शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। एनपीके तो जान ही गए होंगे। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने बताए थे, एन, पी और के। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, याद रख लेना। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीन ही किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एनपीके के नाम से जानते हैं। अब इनका रेशियो अलग अलग फर्टिलाइजर में अलग अलग होता है। अगर वो नाइट्रोजन बेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इन दोनों का कम होगा। फास्फोरस बेस है तो इसका ज्यादा होगा, इन दोनों का कम होगा। पोटेशियम बेस है तो इसका ज्यादा होगा, इन दोनों का कम। इसलिए रेशियो डिफर करेगा, एक परमानेंट कोई रेशियो नहीं होगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अब आगे। सिंचाई या इरिगेशन। मैम, ये गुणवत्ता और आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, ये आपने हाँ, ये इसके आगे मैं लिखाऊंगी आपको, है ना। इन तीनों को जब कंक्लूड करेंगे ना तो वहां पर लिखा दूंगी मैं। ओके मैम। है ना, इससे आगे लिखेंगे अपन, लिख लीजिएगा। इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई व्यवस्था। ओके, तो चूंकि कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी जगह आपको अगर कृषि करनी है तो मैंने आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। 3 चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक है सॉइल,
एक है रेनफॉल और एक हमारा है टेम्परेचर। ये तीनों जहां पर आइडियल है वहां पर किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी फसल है बम्पर प्रोडक्शन देगी। जैसे ये कॉमन एरिया में ये तीनों चीजें अच्छी हैं। अब जो रेनफॉल है इसी का सब्स्टिट्यूट इरिगेशन है। रेनफॉल का सब्स्टिट्यूट ही क्या है? सिंचाई या इरिगेशन। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये जो सिंचाई के साधन है इनमें क्या क्या आ सकता है? तो इनमें आ सकती है नहरें, जिनको हम कैनल बोलते हैं, ठीक है। नहरें जो है डैम्स बनाकर निकाली जाती है ना, आप जानते हैं डैम्स। फिर हो सकते हैं नहरों के अलावा कुएं हो सकते हैं, तालाब, ठीक है, ट्यूबवेल, ठीक है ना, जिसको जेट पंप वगैरह भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और क्या सोर्स हो सकते हैं सिंचाई के? नहरें, कुएं, तालाब, ट्यूबवेल। और बताओ किसी को कुछ और याद आ रहा हो इसके अलावा? तो पॉन्ड्स। हाँ, ये तालाब लिख दिया ना, पॉन्ड्स मतलब तालाब ही होता है। नहरें, कुएं, कैनल्स होते हैं, कुआं मतलब वेल्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, ट्यूबवेल, है ना, जो घरों में लग। जी, लेक्स। लेक बहुत कम मात्रा में हो सकती है ना। चलिए, है ना, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में झीलें वगैरह हो सकती है। नदियां तो लिखा ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। नदियां, रिवर्स, तो ये सारे सोर्सेस हैं इरिगेशन के या सिंचाई के। क्योंकि हम जानते हैं भारतीय जलवायु मॉनसूनी है। ऐसे जलवायु है हमारे देश की उष्ण कटिबंधीय, मॉनसूनी। टाइम हो गया क्या? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इससे पहले ये वर्ड बता रही थी कि भारत के जलवायु उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी है। और इस जलवायु के परिणाम स्वरूप हमारे देश में 3 से 4 महीने अच्छी खासी वर्षा होती है पूरे देश में। कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दें तो इतनी वर्षा होती है, तो इन 3-4 महीने में पूरे देश में प्राकृतिक तरीके से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है। परंतु बचे हुए जो 7-8 महीने होते हैं हमारे, उनमें भी भारत में कृषि की जाती है। और उस समय हमें जल चाहिए, परंतु प्राकृतिक जल तो हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन यूज करते हैं। किस चीज के लिए? इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। कौन सी एप्लीकेशन? कृत्रिम, जिसको मानव द्वारा बनाया गया है। अब जो नदियां हैं वो सभी क्षेत्रों में नहीं है ना, इसलिए इन नदियों के जल को रोककर बांध बनाए गए और उन बांधों को तमाम क्षेत्रफल में बांधों के माध्यम से नहरें निकाली गई और उन नहरों को खेतों तक पहुंचाया गया, जिससे कि किसान उस समय पर भी अपने खेतों में अच्छी सिंचाई कर सके जब मॉनसून की स्थिति नहीं है या भारत में वर्षा नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त नहरें हैं। नहरों के अलावा जो है अंडरग्राउंड वाटर का भी एक अच्छा स्रोत है। किसान अपने खेतों में कुएं खोदते हैं, उसके माध्यम से सिंचाई करते हैं, तालाब बनाते हैं, उसके माध्यम से सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल, है ना, उसके माध्यम से सिंचाई होती है। और नदियां तो प्राकृतिक सोर्स है इरिगेशन का, ठीक है। तो जो मैं 3 चीजें आपको पढ़ा रही हूँ शुरू से, जो कि आपके सिलेबस में भी एक साथ है, सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, ठीक है। और ये तीनों ही चीजें जिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के जरिए भारत में आई है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। तो ये जो है ये हमारा इस सेक्शन का लास्ट पॉइंट है। इसके अलावा बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं, गुणवत्ता वगैरह, वो अपन डिस्कस करेंगे। इधर तक कोई डाउट है? समझ में आ गया इरिगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना,
सिंचाई कहलाता है। कई सारे माध्यम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है, फिर मध्य प्रदेश में किससे होती है। तो जीके के कुछ फैक्ट्स है वो भी मैं लिखवा दूंगी आपको लास्ट में। अभी डेफिनेशन लिख लो, परिभाषा। लिखेंगे इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, artificial application of water to the soil or agriculture field, to the soil or agriculture field, खेतों तक जल पहुंचाने की, खेतों तक जल या पानी पहुंचाने की कृत्रिम, जल या पानी पहुंचाने की कृत्रिम व्यवस्था, कृत्रिम व्यवस्था सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम व्यवस्था सिंचाई कहलाती है। It is used in the dry areas and it is used in the dry areas and during periods of inadequate, मतलब असमान, inadequate rainfall, inadequate area of inadequate rainfall and of मतलब बंद वाला, of monsoon season, of monsoon season। हिंदी में लिखेंगे सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग मुख्यतः सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों, कॉमा असमान वर्षा वाले क्षेत्रों, शुष्क क्षेत्रों, कॉमा असमान वर्षा वाले क्षेत्रों, एवं मॉनसून की अनुपस्थिति में किया जाता है। मॉनसून की अनुपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंचाई क्या है और कब हम इसका यूज करते हैं, एकदम सेलेक्टेड वर्ड में 2-3 लाइन में परिभाषा लिख दी अपन ने, पर्याप्त है। लिखेंगे भारत में उपलब्ध जल का सर्वाधिक उपयोग, भारत में उपलब्ध जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है।
इंग्लिश में लिखेंगे मैक्सिमम वाटर यूटिलाइज्ड in the agriculture sector in India. In the agriculture sector in India. बैके में लिखेंगे approximately 83%. जितना भी पानी हमारे देश में सबसे ज्यादा सिंचाई में उपयोग किया जाता है। अब जो रिमेनिंग है वो कहाँ यूज होगा? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। लिखेंगे रिमेनिंग वाटर यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। शेष जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। लिखेंगे आगे सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है। जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये पॉइंट अपने ऊपर ही लिख लिया था। अब लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई की आवश्यकता। आप पुराना पेपर उठा के देख लो, 5 सालों में 4 से क्या 5 ही बार सिंचाई से प्रश्न पूछा है। मध्य प्रदेश में पूछा है और भारत में भी पूछा है। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आवश्यकता। ठीक है, क्या नेसेसिटी है सिंचाई की भारत में? तो आप जानते ही, आपने पढ़ चुका है, सॉइल वगैरह सब कुछ पढ़ चुका है, आपको पता ही होना चाहिए कि भारत जो है ठीक है, ये हमारा देश है भारत, और यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसकी वजह से 3 से 4 महीने हमें अच्छी खासी वर्षा रिसीव होती है, और उसके बाद फिर बहुत ही
कम मात्रा में कभी कभार आपको वर्षा या रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी जरूरत तो यही है कि इन महीनों के बाद हम क्या करेंगे। और इन 3 से 4 महीनों में भी पूरे भारत में एक समान वर्षा नहीं होती है। कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, जैसे कि ये वाला सिर्फ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सिर्फ 55। ठीक है, इतनी कम रेनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इन क्षेत्रों में क्या करें, है ना। तो यहाँ पर राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पर नहरें बेसिकली कहाँ से किससे सिंचाई होती है, नहर। और कौन सी नहर है, इंदिरा सागर नहर, है ना। आपने पढ़ा होगा ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंडिया लार्जेस्ट कैनल। ठीक है, जो कि हरी के बैराज से निकाली गई यहाँ पर है। ठीक है ना, व्यास और सतलज नदी के संगम पर, उससे ये नहर निकली है इंदिरा सागर। भारत की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है, सुएज कैनल। तो एक सबसे बड़ी जरूरत है कि रेगुलर मानसून है, शुष्क क्षेत्र है, तो वहां पे हमें सिंचाई चाहिए ही चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, यह इससे भी सबसे बड़ा कारण है कृषि प्रधान देश। भारत एक एग्रेरियन कंट्री है, जहाँ पे 60% से अधिक, मोर देन 60% पीपल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। और ऐसी स्थिति में सिंचाई का व्यवस्थित होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भारत में क्यों जरूरत है, तो जरूरत अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, और सब जगह सिंचाई करने के जो आर्टिफिशियल तरीके हैं वो भी अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है तालाबों से सिंचाई तमिलनाडु में होती है। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो ऐसे हम विभिन्न पॉइंट्स देखेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक एक करके लिखते चलिए। आवश्यकता क्या है, पॉइंटर्स बनाकर। ठीक है, कोई डाउट है क्या इधर पे? नहीं है तो लिखो, लिखेंगे। मानसूनी जलवायु की अनिश्चितता के कारण मानसूनी जलवायु की अनिश्चितता के कारण भारत की कृषि विकास के लिए सिंचाई साधनों का विकास अति आवश्यक है। इंग्लिश में लिखेंगे ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ मानसूनी क्लाइमेट the sources of irrigation is very due to the irregularity of मानसूनी क्लाइमेट irregularity of मानसूनी क्लाइमेट the sources of irrigation
are very important for agricultural development. Are very important for agricultural development. दूसरा पॉइंट, मानसूनी वर्षा में कभी कभी लंबा अंतराल, मानसूनी वर्षा में कभी कभी लंबा अंतराल Very important for एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर लिखेंगे आगे, मानसूनी वर्षा में कभी कभी लंबा अंतराल, अंतराल मतलब गैप, लंबा अंतराल कायम हो जाता है। लंबा अंतराल कायम हो जाता है तथा वर्षा की अवधि भी मात्र 3 से 4 महीने तक ही सीमित होती है। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, वर्षा की अवधि भी मात्र 3 से 4 महीने तक सीमित होती है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, sometime there are a gap seen in the monsoon, gap seen in the monsoon and the limitation of monsoon is limited. The limitation of monsoon is only 3 to 4 months. 3 to 4 months. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, भारत का 2/3 क्षेत्र, भारत का 2/3 क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा, 2/3 क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है। India's 2/3 area, India's 2/3 areas suffering from irregular rainfall, thus the source of irrigation is very important. अतः सिंचाई के साधन बहुत जरूरी है, यह अति आवश्यक है। Thus the sources of irrigation is very important. अतः सिंचाई के साधन अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट को रिपीट कर दीजिए एक बार। 2/3 area of India suffering from monsoon irregularity, thus the sources of irrigation are very important.
लिखेंगे भारत में कृषि उत्पादकता एवं गहनता, भारत में कृषि उत्पादकता एवं कृषि गहनता काफी निम्न है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, agriculture productivity and agriculture intensity of India is very low. Agriculture productivity and agriculture intensity of India is very low. ठीक है, अब ये लो है, प्रोडक्टिविटी भी और इंटेंसिटी भी। इंटेंसिटी मतलब कुल जो बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें से हर पर्टिकुलर एरिया में कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो कहीं पर प्रोडक्टिविटी कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो इस वजह से भी काफी दिक्कतें होती है। लेकिन अगर सिंचाई, क्योंकि जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे उनमें से एक रेनफॉल बहुत जरूरी है, और चूंकि वो हमारे हाथ में भी है ना। जैसे कि सॉइल, इसको तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते कि लाल मिट्टी को पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र बना देंगे, तो नेचुरल है। फिर टेम्परेचर, हमारे घर का रूम का एसी थोड़ी है जो कि बड़ा कम कर देंगे, हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, तो ये भी नेचुरली है। लेकिन जो रेनफॉल है ज्यादा हो रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ 2, 3 से 4 महीने की समस्या है। ज्यादा पानी को स्टोर करके डैम बना सकते हैं, कम हो रही है तो जो स्टोर पानी है वो वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये फैक्टर हमारे हाथ में, इसलिए ये हेडिंग हमने लिखी है सिंचाई की आवश्यकता। हम मिट्टी की आवश्यकता या तापमान की आवश्यकता नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है ना। इसलिए नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन हमने लिखा, क्योंकि इसको काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इन 4 महीनों के अतिरिक्त भी हम विभिन्न खेतों तक जल का बहाव करा सकते हैं थ्रू द वेरियस आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो हम अगर देखें ओवरऑल कि क्या कारण है जरूरत होने के, तो हमें पता है कि हमारे देश में रेगुलरिटी है मॉनसून की। ठीक है, सिर्फ सॉइल का नेचर अलग अलग है, मॉनसून का नेचर भी डिफरेंट है, साल भर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर इन 3-4 महीनों में भी एवरेज से भी कम रेनफॉल होती है, ड्राई रीजन है। तो यहाँ सब जगह हम अगर अच्छी एग्रीकल्चर कर सके, इसलिए हमें हमारे देश में सिंचाई के साधनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। जो अभी ग्रीन हाउस जो होते हैं उसमें मैम टेम्परेचर भी तो मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रीन हाउस के लिए आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हम तैयार करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि आपके रूम का एसी है तो आप उसको कम ज्यादा कर लोगे। ग्रीन हाउस क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रीन हाउस में कांच के घर बनाए जाते हैं, चारों तरफ क्या लगा है, कांच लगा हुआ है। जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है ठंडे प्रदेशों में कृषि की जाती है। इससे जो कोल्ड रीजन होते हैं ना, अब कोल्ड रीजन में क्या होगा, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। सूर्य की किरणों की जरूरत क्या है, तो जो पौधे हैं वो अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, जो कि सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर जो पेड़ हमने लगाए हैं वहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है या बहुत ही कम आ रही है, तो पौधे खाना नहीं बना पा रहे। अब पौधा खुद ही भूखा है तो हमारे लिए कहाँ से फल और सब्जियां उगाएगा। तो उन क्षेत्रों में कृषि की जा सके, वहां पर भी फल और आवश्यक वस्तुएं उगाई जा सके, इसके लिए किसान कांच का पूरा
पूरा का पूरा सेटअप तैयार करते हैं और इसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और थोड़ी सी भी सूर्य की प्रकाश इसमें आती है तो अंदर घुस जाती है। और आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा फिजिक्स में। पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण वो प्रकाश की लाइट इसी में घूमती रहती है और इसी में जब घूमती रहती है तो जो पौधे हैं वो उससे अपना खाना बना लेते हैं और ठंडे प्रदेशों में भी फल और सब्जियां और कुछ आवश्यक खाद्य फसलें उगाई जा सकती है। अब यहाँ पर जो है एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर आपने तैयार किया, तो यहाँ तो आप कर सकते हो कि कितनी किरणें आपको चाहिए कितनी नहीं चाहिए। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। है ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर। ओके ओके ठीक है। तो ये भी आप पढ़ते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वहां मैं पढ़ाऊंगी आपको। ओके, तो सिंचाई क्या है वो हमने देख लिया था। अब आ जाओ आगे। टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, सब हेडिंग। भारत में सिंचाई की आवश्यकता 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैंने आपको लिखवा दिया सफिशिएंट। अब है सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, इस तरह से 2 कॉलम बना लेना, एक छोटा एक बड़ा। यहाँ पर नेम, इसको भी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। क्या प्रकार, ठीक है ना। नेम क्या नाम है उसका, तो जनरली हमारे देश में 3 तरह की सिंचाई परियोजना है। एक है बृहद, दूसरी है मध्यम और तीसरी जो है वो है छोटी। ठीक है, बृहद सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है और लघु सिंचाई परियोजना है। छोटी या लघु, ठीक है। तो ये बृहद मतलब कि ये लार्ज है, बड़ी है, ये मीडियम है और ये स्मॉल है। अब ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इरिगेशन तो समझ गए, ठीक है ना, यही समझा दे रही हूँ, फिर आगे बताऊंगी मैं, सिर्फ समझ लो। ठीक है, या तो वर्षा या तो नदियां, कोई भी जो जल है इनका, इसको एक डैम में स्टोर किया जाता है और यहाँ से फिर क्या करते हैं, नहरें निकाली जाती है, वेरियस नहरें, और ये खेतों में पहुंचकर पानी देती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम सिंचाई परियोजनाएं बोलते हैं। और ये जो डैम बनाया है इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में तो सिर्फ सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली भी बनती है, मछली पालन भी हो जाता है, पर्यटन है, टूरिज्म के लिए लोग डैम घूमने भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पर्पस के लिए डैम बनते हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बाकी डैम हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ इसलिए हम इसे प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लानिंग के अंतर्गत ये बनाई जाती है। अब जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए बनाई जाती है। लिखते चलिए।
जो लार्ज प्रोजेक्ट है इसका मतलब है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करने के लिए सक्षम है या कैपेबल है। जो मार्जिनल या मध्यम परियोजनाएं हैं वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक के लिए होती है। ठीक है ना, 10,000, ये 2,000 से 10,000। 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक जो जमीनें हैं उनमें जिन परियोजनाओं से, जिन नहरों से, जिन डैम से सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं हम उन्हें मार्जिनल इरिगेशन प्रोजेक्ट या मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। नेक्स्ट माइनर होती है जिन्हें हम छोटी भी बोलते हैं। ये 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए होती है। जो माइनर होती है ये मेजर है ना, लार्ज को आप मेजर भी लिख सकते हैं, मध्यम को मार्जिनल भी लिख सकते हैं और स्मॉल को माइनर। मेजर, फिर मार्जिनल और फिर माइनर, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। 10,000 से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई जिस परियोजना से हो सकती है कैपेसिटी वो बड़ी होगी, जिसमें 2,000 से 10,000 तक के बीच की क्षमता है वो मीडियम होगी, जिसमें 2,000 से कम की क्षमता है वो छोटी होंगी। तो ज्यादातर हमारे देश में छोटी परियोजनाएं अभी कार्यरत है। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कितने प्रकार की हैं, ठीक है, तो सिर्फ ये 3 नाम और ये 2-2 पॉइंट लिख के छोड़ देना, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इधर तक कोई डाउट हो पूछो, है कोई डाउट? सेकेंड वाले कॉलम में हेडिंग क्या लिखना है? सेकेंड वाले कॉलम में जो हेडिंग लिखनी है वो है रेंज या क्षेत्र, कितने क्षेत्र के लिए बनाई गई। एरिया भी लिख सकते हैं। लिख लिया सबने ये? चलो ठीक है। हेडिंग है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं इरिगेशन के, तो अभी कुछ पॉइंट हम लिख ही चुके थे। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, इंडिया का मैप याद होना चाहिए आपको, पढ़ चुके हैं काफी कुछ अपन ने इसमें। तो उत्तर भारत की अगर आप बात करते हैं तो नदियां ज्यादा है ना, डैम भी ज्यादा है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में विशेषकर पथरीला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, नदियां हैं, लेकिन हम जानते हैं उत्तर भारत की नदियां एवरग्रीन है, सदाबहार। दक्षिण भारत की नदियां हम जानते हैं मौसमी है, ठीक है। रिवर वाला चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, एवरग्रीन रिवर नॉर्थ में है जो कि हिमालय से निकलती है। ये किसी कुंड तालाब से निकलती है, इसलिए ये सीजनल रिवर होती। तो अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के अलग अलग साधनों का प्रयोग होता है। कौन कौन से सोर्सेस है उदाहरण के तौर पर लिखवा देती हूँ मैं। जैसे हमारे देश में सिंचाई जो होती है वो नदियों से होती है, कई जगह पर, कई स्थानों पर नहरों, रिवर्स, कैनल्स, कई स्थानों पर तालाब,
ठीक है, फिर कहीं पर वेल या कुएं, कहीं पर ट्यूबवेल, ठीक है, जिनको नलकूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पर सोर्सेस हैं इरिगेशन के। ओके, अब एक एक करके हम इन सबको विस्तार से देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्रफल में कौन कौन से सोर्सेस हैं सिंचाई के। ठीक है, सिंचाई करने के लिए डैम या बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, नहरों वगैरह में पानी डालने के लिए। ये लिख लो फटाफट इतना, फिर आगे मैं लिखवाती हूँ। इधर पे कोई डाउट हो पूछो। किसी का माइक खुला है आई थिंक। प्रियंका सिंह माइक खुला है बेटा, बंद कर लो। चलिए, पुराने पेपर खोल के देखना आज, और देखना सिंचाई से कितने क्वेश्चन है। चलिए लिख लीजिए इसको। भारत में सिंचाई के साधन के रूप में भारत में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब, कुएं, नलकूप। देखिए जो कुएं होते हैं ना उसमें नलकूप लगा देते हैं, मतलब मोटर डाल के पानी निकालते हैं, है ना। तो कुएं, नलकूप, नहरें, भी मैम इसी को बोलते हैं ना। ट्यूबवेल। देखिए इसमें बेसिक फर्क क्या होता है। जो कुएं होते हैं, मान लीजिए ये कोई कुआं है, ठीक है, तो इस कुएं में पानी है। अब क्या करता है किसान, इस पानी को खेत में कैसे डाले, तो इसके लिए वो क्या करता है, मोटर डालता है। मोटर पानी को खींचती है, हाँ पंप, और मोटर पानी को खींचती है। अब या तो ये बिजली से चलेगी या वो आता है जनरेटर, डीजल वीजल डाल के चलता है वो उससे, और खेतों में पानी आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सीधे ये कुआं ना बनाकर सीधे ही ट्यूबवेल बना देते हैं, जो कि जमीन के अंदर, मतलब पाइप होते हैं काफी सारे, डीप में जाता है और सीधा पानी खींच लेता है, वहां कुआं नहीं होता। तो इसको ट्यूबवेल बोलते हैं, और इसको नलकूप या मोटर वगैरह डाल के कुएं से भी सिंचाई की जाती है। अब पुराने समय में तो क्या होता था, कुएं खोद लिए जाते थे, और जो बैल होते थे ना, है ना, उनको क्या किया जाता था, बांध कर, और बड़े बड़े वो कंटेनर होते थे वो कुएं में डालते थे, और वो जब भर जाता था वो बैल को दौड़ाते थे, तो वो बैल के फोर्स से पानी ऊपर आता था और खेतों में सिंचाई होती थी। ठीक है, तो ऐसे भी होता था। ठीक है, लेकिन अभी आप जानते हैं काफी एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से सिंचाई होती है। लिखो, नहरों का उपयोग किया जाता है उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र के या उत्तर भारतीय जलोढ़, लिखेंगे आगे, उत्तर भारतीय जलोढ़ के मैदानी भागों में नलकूप, कुएं और नहरों के माध्यम से, मैदानी भागों में नलकूप, कुएं
एवं नहरें सिंचाई के मुख्य साधन है। नलकूप, कुएं एवं नहरें सिंचाई के मुख्य साधन है। अंडरलाइन करेंगे। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में तालाब, आप एक बार फिर से बोल दीजिएगा। जबकि कि शुरू से ही बोलना है। जबकि दक्षिण भारत के आवाज नहीं पहुंच रही, वो शुरू से ही बोल देती हूँ। उत्तरी मैदान के जलोढ़ मैदान में नलकूप, कुएं एवं नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी भागों में चूंकि हम पढ़ चुके हैं, पूरा पठार है, दक्कन का पठार है, कई सारी पहाड़ियां हैं। पहाड़ी भागों में तालाबों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में अलग अलग साधनों से सिंचाई होती है। ठीक, 5 मिनट का मैसेज आ गया मेरे पास। इंग्लिश मीडियम में नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे हम इसको। इधर में कोई डाउट हो पूछ लो आप। कोई भी डाउट हो पूछो। जब भी कोई डाउट पूछ, जी फिर से पूछिए। जब आपने परिभाषा लिखवाई थी सिंचाई की तो आपने 83% कुछ बोला था क्या? हाँ, मैंने ये बोला था कि भारत में जितना भी पानी है, टोटल जो वाटर है भारत का, उसका 83% उपयोग सिर्फ हम इरिगेशन में करते हैं। मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक जो जल है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा सिंचाई में। और जो शेष हमारा जल है उसका प्रयोग हम लगभग 27% उसका प्रयोग हम करते हैं, एक तो उद्योगों में और एक घरेलू, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धुलना, पेड़ पौधों में पानी डालना, घर फर्श साफ करना, जो भी हमारे डोमेस्टिक यूजेस है। ठीक है, तो वो रिमेनिंग है। लेकिन जो 83% है वो सिर्फ सिंचाई में हम उपयोग करते हैं। ये पॉइंट मैंने बोला था। सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका अधिकांश भाग मतलब एक मैक्सिमम सेक्शन हमारी पृथ्वी का, ठीक है, कितना परसेंट है? लगभग 70, इतना ही मान के चल लो। ठीक है, 29% लैंड है और लगभग जो रिमेनिंग है 71% वो वाटर है। ठीक है, उसमें से भी भारत में जितना पानी है उसका 83% इरिगेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, आ रही है आवाज की मीटिंग एंड हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई। चलिए, और कोई प्रश्न? मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजना है, ये पॉइंट दिया हुआ है। हाँ, ये अपन पढ़ेंगे ना आगे। अभी सिंचाई जैसी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मध्य प्रदेश में सिंचाई में पढ़ाऊंगी मैं। ठीक, क्योंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश है वैसे मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। जो आवश्यकता भारत में सिंचाई की वही सारी आवश्यकताएं मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी डैम वगैरह है
जैसे तवा घाटी परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना है, यही आप पढ़ेंगे उस टॉपिक में। ओके, और कोई डाउट है क्या? चलिए, तो 1-2 मिनट में 10वीं मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं खुद ही कर देती हूँ इसको बंद। कल हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी।